चलिए बच्चों, आज जो है हमारा खूबसूरत सा टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है धातुओं का भौतिक गुण। और धातुओं के भौतिक गुण में हम लोगों ने पहले पढ़ाया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में, उसके बाद पढ़ाया बच्चों किसके आधार पर हम लोग कर दिए कि चालकता के आधार पर, है ना। क्या लिख दिए थे? चालकता दिए थे? नहीं, विद्युत धनात्मक गुण बताए। उसके बाद क्या बताए? आघात वर्धन्यता को बताया गया, यानी कि धातुओं को अगर हथौड़े से पीटा जाएगा तो ये एक चौड़ी चादर की तरह बन जाएगी। उसके बाद बच्चों हम लोगों ने धातुओं का एक और गुण देखा जिसका नाम है तन्यता। क्या नाम है? तन्यता, जिसका अर्थ होता है तार का रूप। तो से तन्यता, तो से तार, यानी जब आप किसी धातु को खींचकर तार बना दोगे, क्या बना दोगे? तार बना दोगे, तो धातुओं का ऐसा गुण क्या कहलाएगा? तन्यता कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तन्यता कहलाएगा। ये चीज तुम लोग दिमाग में हमेशा फिट कर लो। पूछ देगा कि आघात, धातुओं का आघात वर्धन्यता है क्या? आघात वर्धन्यता का मतलब हो गया कि जब आप धातु को पीटोगे, हथौड़े से पीटोगे, तो वो क्या हो जाएगा? चौड़े चादर की तरह बदल जाएगा, चादर का शक्ल ले लेगा। तो ये हो जाता है धातुओं का आघात वर्धन्यता वाला गुण। ठीक है। वही अगर तन्यता की बात करें तो बच्चों क्या होगा? जब धातुओं को खींचकर, तो धातुओं को खींचेंगे कैसे? ऐसे थोड़ी खींचा जाएगा। तो धातुओं को पहले गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। आपने लोहार को देखा होगा, लोहार जब चाकू या छुरी बनाता है या तलवार बनाता है या उसमें धार करता है तो सबसे पहले भट्टियों में डालता है, और भट्टियों में डालने के बाद क्या होता है? धातु जो होती है वो नर्म हो जाती है, और नर्म होने के बाद उसको जैसा आकार चाहिए वैसा आकार दे देती है। ठीक बच्चों, अगर उसी धातु को और ज़्यादा गर्म कर देंगे और उसको तार के शक्ल में अगर उसको खींचेंगे तो वो क्या बन जाएगा? तार बन जाएगा। सबसे ज़्यादा अगर तन्य कोई धातु है तो वो है क्या बच्चों? सोना। क्या है? सोना है जो सबसे तन्य होता है। पूछा भी जाता है निम्नलिखित में कौन सबसे तन्य धातु है, तो ले लीजिएगा सोना। काम खत्म। क्लियर? अब हम लोग आगे पढ़ेंगे और लिखेंगे बच्चों द्रव्यनांक और क्वथनांक। तो ऊपर में लिखा जाए केमिस्ट्री। ठीक है। और ये चैप्टर कितना है बच्चों? चैप्टर 3 है, धातु और अधातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। उसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे क्या? धातुओं के भौतिक गुण, यही ना था? धातुओं के भौतिक गुण। और इस भौतिक गुण में प्यारे बच्चों क्या था हमारा? कितना पॉइंट हो जाएगा? 3 पॉइंट लिखा दिए थे ना, 4 लिखा दिए थे ना, तो 5वां होगा, यही ना होगा? लिखेंगे प्यारे बच्चों द्रव्यनांक और क्वथनांक। द्रव्यनांक और क्या? क्वथनांक। ध्यान से सुनिएगा, द्रव्यनांक क्या होता है और क्वथनांक क्या होता है। सुनो, द्रव्यनांक का मतलब होता है प्यारे बच्चों, पिछले 5-6 दिनों से आज हम अपने आप को फ्रेशनेस महसूस कर रहे हैं। ठीक है। पिछले 5-6 दिनों से मन चिड़चिड़ा हुआ करता था मेरा, और अभी फ्रेशनेस महसूस कर रहे हैं। ठीक है। और तो आज मज़ा आ रहा है, इसीलिए हम थोड़ा सवेरे ही आ गए हैं और पढ़ाने के लिए। नहीं देख रहे हो, है ना? आज सर टाइम टू टाइम पहुंच गए हैं। चलिए, द्रव्यनांक क्या है बच्चों और क्वथनांक क्या है? ध्यान से सुनेंगे। द्रव्यनांक होता है वह ताप जिस पर कोई पदार्थ द्रव के रूप में बदलता है। तो कौन सा पदार्थ बदलेगा? ठोस। ठोस किस में बदल जाएगा? द्रव रूप में, यानी ठोस गलने लगेगा। ठोस क्या होने लगेगा? गलने लगेगा। और क्वथनांक मतलब क्या होगा? वह ताप जिस पर कोई द्रव क्या होने लगेगा? उबलने लगेगा। जैसे पानी का क्वथनांक, पानी कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है। तो वह ताप उसका क्या कहलाएगा? क्वथनांक कहलाएगा। और वह ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में बनेगा, है ना? ठोस किस में बनेगा? द्रव में बदलेगा, वो द्रव्यनांक कहलाएगा।
अब सवाल ये रहता है कि क्या धातु द्रव रूप में पाई जाती है? सवाल ये है। धातु ठोस में पाया, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, चांदी, सोना, तांबा, ये सब किस में पाया जाएगा? ठोस में पाया जाएगा। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे धातु हैं जो द्रवणांक से, मान लो हाथे में रखेंगे ना तो वो धातु गलने लगेगा, जैसे गैलियम और सीजियम। ये दो धातु ऐसे हैं बच्चों, अगर हाथ में ही मात्र रख दें तो ये हाथ का जो टेम्परेचर, यानी हमारे शरीर की जो गर्मी होती है, इसी गर्मी से, इसी टेम्परेचर से वो पिघलने लगेगा। ये सवाल पूछा जाता है ना, कि किसका द्रवणांक बहुत निम्न होता है, बहुत कम होता है, कौन से धातु का? तो बोल देंगे हम लोग क्या? गैलियम। गैलियम मतलब गल गया, गैलियम और सीजियम। ठीक है। और साथ ही साथ बच्चों द्रवणांक और क्वथनांक कम इनका भी होता है। क्वथनांक मतलब ये भी कम ही टेम्परेचर पर उबलने लगेगा, कम टेम्परेचर पर ही क्या होने लगेगा? उबलने लगेगा। सोडियम का भी वही काम है, पोटेशियम का भी वही काम है, ये कम ही टेम्परेचर पर क्या होने लगेगा? उबलने लगेगा। तो यही कहलाता है बच्चों द्रवणांक और क्वथनांक। यानी ये कहेंगे कि लिखा जाए, प्यारे बच्चों लिखा जाए, लिखेंगे हम लोग धातुओं की द्रवणांक और क्वथनांक प्रायः, द्रवणांक और क्वथनांक प्रायः उच्च होते हैं, परंतु कुछ धातु जैसे गैलियम एवं सीजियम, गैलियम एवं सीजियम, आ जाओ, गैलियम एवं सीजियम हथेली पर रखने पर ही वह, हथेली पर रखने पर ही वह गलने लगते हैं। साथ ही साथ कुछ धातुओं की क्वथनांक निम्न होती है, जैसे सोडियम एवं पोटेशियम। सोडियम एवं पोटेशियम, बस इतना गुण काफ़ी है बच्चों। हम ये कहेंगे कि बर्तन में तुम लोहा ले लो और लोहा को पिघला के दिखाओ, पानी बना के दिखाओ, उसको द्रव में बना के दिखाओ, क्या होगा? ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा। क्या लगेगा? ज़्यादा टेम्परेचर, यानी हजारों डिग्री सेल्सियस लग जाएगा, तब जा कर के वो लोहा पिघलेगा या तो वो उबलेगा। बच्चों दो तरह के लोहा होते हैं, एक होता है पिटवा लोहा, एक होता है ढलवा लोहा। नाम सुने हो? पिटवा लोहा जिसे पीट कर बनाया जाता है, और ढलवा लोहा जिसे ढाल करके बनाया जाता है। जैसे तुम लोगों का घर में टीबल चापाकल है ना, तो वो ढलवा लोहा है बच्चों। वो कैसा लोहा है? ढलवा लोहा है ना। उसको ढाल करके सांचा बनाया गया टीबल का, और उसको उसमें ढाल करके, मतलब उसमें सिर्फ लोहा को, मिश्रण को उसको डाल दिया है, और वो सांचा को हटाया तो वो फिर बाहर आ गया, वो चीज़ तुमको मिल गया। और एक होता है बच्चों पिटवा लोहा, पिटवा लोहा जिसको पीट कर बनाया जाता है। अच्छा बताओ मजबूत कौन होता है, ढलवा लोहा या पिटवा लोहा? हाँ, पिटवा लोहा मजबूत होता है। मजबूत कौन होगा? पिटवा लोहा मजबूत होगा। इसी को कहा जाता है, दिल्ली का लौह स्तंभ जो है ना बच्चों, कहाँ पर है बताओ तो? कुतुब मीनार के पास है। वो हजारों साल से वह लोहा बिना किसी छत्रो छाया के फील्ड में पड़ा हुआ है, और अभी तक उसमें ज़रा सा भी जंग नहीं लगता है। लोहा है ना जी, जंग लगने वाला लोहा है ना, धातु जो जंग लग जाता है तुरंत, लेकिन वो लोहा में जंग ही नहीं लगा। क्यों नहीं लगा है? क्योंकि उसको पीट कर इतना चिकना कर दिया गया है कि उसमें जंग लगने का कोई चांस नहीं है। ज़रा सा भी कहीं खाया नहीं है, ज़रा सा भी कहीं कुछ नहीं हुआ। हजारों साल पहले बनाया गया था। अब सोचो वो आज भी मौजूद है। ठीक है, तो अब चलेंगे बच्चों, हम लोग आगे बढ़ेंगे। द्रवणांक और क्वथनांक तो हो गया। अब अगला आ जाएंगे बच्चों हम लोग ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता। छठा पॉइंट हो जाएगा ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता। ऊष्मीय, उधर वाला बोल्ट ऑफ कर दो ना, वो वाला सामने वाला आँख में लग रहा है, ऑफ करो जी, वहाँ से ऑफ करो।
अरे नीचे वाला है, नीचे वाला, सबसे नीचे वाला स्विच ऑन कर दिया। हाँ बस लिखेंगे ऊष्मा एवं विद्युत चालकता। एकदम आसान सब चीज़ है, बस एक धातु को उठा लो और उसमें क्या क्या उसका गुण है वो सब बस लिखते चले जाओ, काम खत्म। ऊष्मा एवं विद्युत क्या चालकता। अब बताइए, अगर हम लोग लोहे के रॉड को लें, ठीक है, और उस रॉड के एक तरफ गर्म करें तो क्या उसके दूसरे तरफ गर्मी महसूस होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और उसी से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हम लोग क्या करते हैं उसमें बेट लगा देते हैं, लकड़ी का बेट लगा देते हैं। किससे? उसी से बचने के लिए लकड़ी का क्या लगा देते हैं? बेट लगा देते हैं। तभी हम लोग क्या होता है उससे हम लोग बच सकते हैं, है ना। तो लिखा जाए इसमें बच्चों। हाँ, और एक चीज़ है विद्युत की चालकता। विद्युत चालकता मतलब क्या? लोहा, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, सोना, चांदी, ये सब से बच्चों विद्युत का प्रवाह होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, होगा ना। इन सभी चीज़ों से प्रवाह होगा। किसका प्रवाह होगा? विद्युत का प्रवाह होगा, ऊष्मा का प्रवाह होगा। ये सब, ऊष्मा मतलब क्या बच्चों? गर्मी। ऊष्मा मतलब क्या? गर्मी। गर्मी का प्रवाह होगा, ताप का प्रवाह होगा। और विद्युत चालकता मतलब क्या? विद्युत का भी प्रवाह होगा। आज हम लोग बाहर से पोल से किसके द्वारा बिजली लाते हैं घर में? किसके द्वारा? तार के माध्यम से लाते हैं। वो तार किसकी बनी हुई है? बोलो किसकी बनी हुई है? कॉपर की बनी हुई है या एल्युमिनियम की बनी हुई है ना। तो कॉपर का या एल्युमिनियम का बना हुआ तार होता है, जिससे विद्युत का प्रवाह जो है हम लोग बाहर से अंदर की ओर ले लेते हैं। तो विद्युत का प्रवाह हो रहा है तभी तो। और इसी के प्रवाह को हम लोग रोक सकते हैं। कैसे करेंगे? उसके ऊपर देखते हैं, तार के ऊपर में रबड़ लगा दिया जाता है, प्लास्टिक लगा रहता है, तो क्या होता है? इससे करंट उसमें चलता नहीं है। यानी सबसे अच्छा अगर कुछ है तो ऊष्मा और विद्युत का चालकता है। सबसे अच्छा अगर बोला जाए बच्चों, चांदी को लेंगे। किसको लेंगे? चांदी को लेंगे। अगर ऑप्शन में हमारा सोना भी रहेगा तब तुम सोना को ले सकते हो। असुविधा के लिए खेद है। चलो, हाँ, तो हम सभी लोग जानते हैं, प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की अच्छी चालक होती है। हाँ या ना? लिखेंगे धातुएं प्रायः ऊष्मा एवं विद्युत की अच्छी चालक होती है, अर्थात विद्युत एवं ऊष्मा का प्रवाह एक छोर से दूसरे छोर तक होता है। हम लोग फिजिक्स में बच्चों पढ़ेंगे जब विद्युत धारा को, तब हम लोग बताएंगे क्यों विद्युत का चालकता होता है ये, ठीक है। मोटा मोटी ये बात समझ लेना है, धातु, अगर हम धातु की बात करें तो इसका मतलब इसके अंदर में क्या मौजूद है प्यारे बच्चों? परमाणु। क्या मौजूद है? और जब परमाणु की बात करें तो उसमें कौन कौन सा महान कण कौन कौन सा है? बोलो। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों महान कण है, समझे? तीनों शेर है किसमें? परमाणु में। अगर परमाणु पर हमला करना है तो ये तीनों शेर मौजूद है उसमें, ठीक है। कौन कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। याद रखना तुम लोग, जैसे ये तार है, बोलो ये क्या है? तार है। तो इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होगा इसके सतह पर होगा। कहाँ होगा? जोर से बोलो। हाँ, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इसके कहाँ होगा? बोलो। सतह पर होगा। ये तुम लोग 9th में ही पढ़े होगे कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, 3 मौलिक कण पाए जाते हैं। और इस मौलिक कण में जैसे मान लो कि ये कोई धातु का कोई हमने रख लिया, एक तार मान लो या रॉड मान लो छोटा सा। अब बोलेंगे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कहाँ हो रहा है? तो इसके सतह पर हो रहा है। कहाँ हो रहा है? सतह पर। हम लोगों को अगर कभी कोई झटका लगता है या करंट लगता है तो दरअसल वो झटका या करंट क्यों लगता है? क्योंकि तुमने इलेक्ट्रॉन के रास्ते में बाधा डाल दिया।
अब इलेक्ट्रॉन तुमको छोड़ेगा नहीं। अरे मान लो शेर के सामने तुम खड़ा हो जाएगा तो शेर छोड़ देगा। तो वही हाल है कि तुमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का देखो, ये इलेक्ट्रॉन आराम से जा रहा था, लेकिन तुमने यहाँ पर उंगली किया तो उंगली कर, जब उंगली करेगा तो यह तो बढ़िया से दिखा देगा तुमको, है ना। तो क्या लगता है हम लोगों को, झटका। वो इलेक्ट्रॉन बोलता है ठीक है संभाल के दिखाओ, तब वो झटका लगता है तुम्हें, बहुत बेजोर झटका लगता है। तो दरअसल झटका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं देता है। सुनो ध्यान से सुनो, औकात नहीं है कि विद्युत धारा न्यूट्रॉन को छेड़छाड़ कर सके, कुछ नहीं। ये सबसे अंदर रहता है, ये महान है, सबसे अंदर रहने वाला। अगर इसको फोड़ना है तो समझ लो कि लाखों किलोमीटर का दूर एरिया बम विस्फोट हो जाएगा, समझ गया। इसको जल्दी छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। ये मरा तो मतलब सबको लेके मरेगा, नहीं कहावत नहीं, हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो यही चीज़ है इसके अंदर। समझ में आया गप, क्लियर हो रहा है गप। सुनो, तो दरअसल बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत चालकता, विद्युत का प्रवाह का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। किसका प्रवाह? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, ठीक है। चलिए अब समझिएगा बच्चों ध्यान से, उस विद्युत चालकता मतलब क्या हो गया, धातुएं प्रायः ऊष्मा एवं विद्युत की अच्छी चालक होती है, अर्थात विद्युत एवं ऊष्मा का प्रवाह एक छोर से दूसरे छोर तक होता है। क्लियर बच्चों, समझ में आ रहा बात को। अब तुमसे ये पूछा जाएगा कि कौन सा धातु विद्युत का सर्वोच्च चालक होता है, लिख लो, इसको लिखा जाए। चांदी विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोच्च चालक होता है। क्लियर हो गया का? बताओ इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? सतह पर। धातुओं के कहाँ? सतह पर। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या रहता है? अंदर रहता है, यानी अंदर में। दरअसल विद्युत का प्रवाह सतह पर होता है, अंदर में नहीं होता। बड़ा अजीब बात बोले ना अभी। विद्युत का प्रवाह अंदर, इसके अंदर में नहीं होगा, इसके सतह पर ही होता है विद्युत का प्रवाह। अंदर में कोई विद्युतें नहीं होता है। मजा आ गया सुन के? हाँ ऐसा ही होता है, ठीक ना, सतह पर होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो चांदी विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। क्या कॉपर है कि नहीं चालक? कॉपर है ना, सोना है ना, एल्युमिनियम है ना, ये सब विद्युत का चालक है कि नहीं है? ऊष्मा का चालक है कि नहीं है? ये सब चालक है। लेकिन उनमें से अगर सर्वोच्च चालक अगर बोलेंगे तो वो कौन है प्यारे बच्चों? चांदी है। अब सुनो ध्यान से, लेकिन एक ठो अपवाद आपके किताबों में दिया रहता है। वो अपवाद कहता है कि आप एक अधातु भी है जो ऊष्मा का चालन कर सकती है। वो अधातु कौन है? वो है बच्चों ग्रेफाइट। और ये ग्रेफाइट नॉर्मल सा बच्चों, ये आपके घरों में ही मौजूद रहता है, यानी पेंसिलों में मौजूद रहता है, पेंसिलों में मौजूद रहता है। तो ग्रेफाइट जो होता है प्यारे बच्चों, जैसे ये आपका पेंसिल नटराज ले लो, अप्सरा ले लो, कोई भी पेंसिल ले लो, क्या हम लोग के ज़माने में नटराज चला करता था खूब, ठीक ना, अभी वो चलता है, लेकिन अभी अप्सरा भी आ गया, तरह तरह का आ गया है। क्या एक पेंसिल, तुम लोगों को पता होगा, आश्चर्य हो जाएगा, एक पेंसिल बनाने वाली कंपनी जो है अरबों की मालिक है, तब अरबों की मालिक है। बताओ, सिर्फ एक पेंसिल बेच के कै टका मिलता है? 3 टका, 5 टका में। महंगा हो गया। हम लोग का टाइम में मिलता था 1 टका में नटराज, हाँ 1 रुपया मिलता था हम लोग। वो भी 1 टका बहुत भारी, वो भी 1 टका बहुत भारी लगता था हम लोगों को, क्योंकि 1 रुपया में चाट मिला करता था, हाँ भर प्लेट चाट। 2 रुपया में ना, 1 रुपया में चाट। और जब देख ले कि कोई दोस्त के पास 5 टका है, बस उसके साथ चिपक जाते थे।
सब तो नहीं है, खा पाएगा। मतलब 5 रुपया तो खा नहीं पाएगा। 5 रुपया बहुत हो गया, हाँ बहुत हो गया, 5 टका बहुत हो गया। खर्चा उस समय का बताते, जब हम लोग 4 क्लास 5 क्लास 6 क्लास में पढ़ते थे। ये कब की बात है? 2001 2002 की बात है, जब आप लोग शायद जन्म ही नहीं लिए थे, है ना, तब की बात है ना। चलिए, बहुत दिनों तक चला ये प्रक्रिया, भी चला, धीरे धीरे चीज़ें महंगी होती गई। आइए पेंसिल पर आते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनेंगे। पेंसिल के अंदर में ग्रेफाइट पाया जाता है, वो बना होता है कार्बन का। ये ग्रेफाइट है ना प्यारे बच्चों। पूछा जाता है ग्रेफाइट की जो सतह होती है वो चमकीली होती है। ग्रेफाइट की सतह क्या होती है? चमकीली होती है। और ये ग्रेफाइट की जो संरचना है प्यारे बच्चों, ये ऐसी है कि अगर इसको मान लो छील दिए हम लोग, तो छील देंगे तो ये कुछ इस प्रकार का संरचना बन जाएगा, है ना। छील दिए इसको, चलो तो यहाँ से हम लोग एक पेंसिल का नोक निकाल लिए ना, तो इससे विद्युत का प्रवाह आसानी से होता है। तो पूछा जाएगा निम्नलिखित में किसमें विद्युत का प्रवाह होगा? ग्रेफाइट भी दिया रहेगा तो ग्रेफाइट को जरूर मारेगा। समझ में आया बात को? तो ग्रेफाइट में उष्मा भी और विद्युत का दोनों का प्रवाह होता है। क्लियर हो गया बात? और ग्रेफाइट का प्रयोग बच्चों हम लोग कहाँ करते हैं? हम लोग करते हैं बैटरी में। नहीं देखते होंगे बैटरी में, निप्पो बैटरी, मोटा वाला जो बैटरी होता था। पहले टॉर्च भी जलता था बच्चों, LED वाला नहीं था, पहले टॉर्च हुआ करता था। ठीक है, मेरे नाना के पास हुआ करता था टॉर्च। हम लोग इतना बड़का टॉर्च, 4 गो 5 गो उसमें 4 गो लगता था बैटरी। रेडियो में भी लगता था, है ना, रेडियो में भी वही बैटरी लगता था। अब क्या हुआ, उसको जब बैटरी को फोड़ा जाता था तो उसमें काला सा पेंसिल निकलता था। वही पेंसिल है ग्रेफाइट, उसमें भी विद्युत का प्रवाह होता है। क्लियर बात है? तो लिखा जाए अपवाद। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? अपवाद लिख देंगे। ग्रेफाइट जो कार्बन की बनी है, इससे विद्युत का एवं ऊष्मा का प्रवाह होता है। एक मूवी तुम लोग देखा होगा 3 इडियट, उसमें बोला जा रहा था वायरस जो प्रोफेसर था नहीं बोला था कि ये पेन बहुत महंगी है, ये पेन ऐसा है जो नॉर्मल पेन आपका अंतरिक्ष में लिख नहीं सकता है, लेकिन ये पेन अंतरिक्ष में भी लिखा जा सकता है। तो उसी में क्या बोलता है, हाँ एक विद्यार्थी उसी में बोलता है क्या, सर पेन की जगह अगर पेंसिल का यूज किया जाता तो फिर उसको डांट फटकार पड़ता है। बात तो सही है, जहाँ पेन नहीं चलेगा वहाँ पेंसिल तो चलना ही है, नहीं चलेगा? जहाँ पेन नहीं है तो वहाँ क्या है? पेंसिल है, पेंसिल चलेगा। ग्रेफाइट जो कार्बन की बनी है प्यारे बच्चों, अगर सिर्फ कार्बन बोलेंगे तो ये क्या होगा? विद्युत का कुचालक होगा। लेकिन ग्रेफाइट शब्द जोड़ देगा तो ये क्या होगा? विद्युत एवं ऊष्मा का प्रवाह होता है, इससे विद्युत एवं ऊष्मा का प्रवाह होता है। चलिए हो गया। लिखेंगे बच्चों चमक। जैसे तुम्हारे चेहरों में चमक है ना, वैसे धातुओं में भी चमक पाई जाती है ना। धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, इसी को हम लोग धात्विक चमक कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? धात्विक चमक। आप लोग देखते होंगे लोहा हो या एल्युमिनियम हो या स्टील हो, तो तुम लोग देखता होगा उसमें चमक पाया जाता है। अगर मान लो मिट्टी के अंदर में कोई लोहा को घुसा दे, एकदम चमकदार लोहा रख दे, तो तुम दूरे से पहचान जाओगे वो तो धातु है, नहीं है, उसमें चमक पाया जाता है। वो क्या है? धातु है। चलिए लिखा जाए बच्चों कि धातुओं में ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, धातुओं में विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, जिसे धात्विक चमक कहते हैं। एक अपवाद में लेंगे बच्चों,
हीरा, हीरा में, हीरा से चमकदार कुछ नहीं है। हीरा, हीरा में चमक होती है परंतु यह धातु नहीं है। ठीक है, चलिए 8वां पॉइंट, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखना। एक बच्चों बोला जाता है, एक और चीज़ लिख दो इसमें, आयोडीन भी लिख सकते हो। आयोडीन, ये भी सवाल रहता है। आयोडीन में चमक होती है परंतु यह धातु नहीं होती है। ठीक है, कहाँ पे धातु नहीं, जिसे धात्विक चमक, धातुविक, नहीं समझ में आ रहा है, धातुविक, धातुविक चमक कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, धात्विक चमक कहते हैं। अब लेंगे कठोरता, कठोरता। अब बताओ क्या धातु कठोर या मजबूत होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है। अब बोलेंगे क्या सभी धातुएं होती है कि नहीं होती है? तो नहीं होती है। अगर सभी बोलेगा तो गलत हो जाएगा। बोलेंगे कुछ धातुएं जो है होती है कि नहीं मजबूत, होती है, लेकिन सभी धातुएं मजबूत नहीं होती है। क्लियर बात है। अब बताओ बच्चों सबसे मजबूत धातु कौन? सबसे मजबूत, सबसे मजबूत धातु है प्यारे बच्चों टाइटेनियम, है ना। कौन सा मजबूत धातु है? टाइटेनियम। फिल्मों के माध्यम से अगर तुम लोग इसको देखो तो एवेंजर मूवी में जो कैप्टन अमेरिका का जो ढाल होता है, ढाल, वो किसका बना हुआ है? टाइटेनियम का बना हुआ है। और वो जो है मजबूत काफ़ी होती है, यानी उसमें रे वगैरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई किरण उड़न का इफेक्ट उसमें नहीं पड़ता है। और ये हथौड़ा उथौड़ा के तो पीटेगा, कुछ इफेक्ट नहीं होगा उसमें, इतना मजबूत और ठोस होता है। ठीक है, तो पूछा जाएगा सबसे मजबूत और सबसे ठोस अगर कोई है तो वो है कौन? टाइटेनियम। सबसे कठोर धातु है प्यारे बच्चों। अब यहाँ आता है बच्चों कि अब नर्म धातु में कौन आता है? नर्म धातु में आता है बच्चों सोडियम, मैग्नीशियम, है ना, पोटेशियम। ये सभी ऐसे धातु हैं, इतने कोमल है प्यारे बच्चों कि आप इसको चाकू से भी काट सकते हो। किसे काट सकते हैं? चाकू से। पूछा जाता है कि कौन से धातु को चाकू से काटा जाता है? क्या होगा? सोडियम होगा, मैग्नीशियम होगा, पोटेशियम होगा। इस सभी धातुओं को चाकू से काटा जा सकता है। क्लियर होगा ये बात? और सबसे मजबूत धातु कौन बोले अभी? टाइटेनियम। ठीक है, और आपने देखा होगा बच्चों टाइटेनियम का यूज जल्दी इस सब में नहीं होता है। तो होता क्या है, जब अंतरिक्ष वगैरह जो स्पेस बनाते हैं ना बच्चों, रॉकेट वगैरह, तो उसमें जो धातु का प्रयोग होता है जो उसको हीट से बचाता है, गर्मी से बचाता है, आग लगने से बचाता है। धातु नहीं तो क्या होगा? गल जाएगा, नहीं होगा। क्या हो जाएगा कि सूरज की जो गर्मी है वो उसके सतह को क्या कर देगी? पिघला देगी। तो उसके सतह को मजबूत होना जरूरी है। तो वो मजबूती कहाँ से मिलता है? तो टाइटेनियम। उसको ऐसे बाज़ारों में नहीं बेचा जाता, वो स्पेशली यूज किया जाता है हमारे अंतरिक्ष स्टेशन के लिए। यानी हमारे जैसे इसरो है, अपने यहाँ है ना इसरो है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर का जो है तुम्हारा, ये सभी जगहों पर जो है यूज होता है। इन्हें समझ लो ऐसे रॉकेट वगैरह बनाने के लिए टाइटेनियम का यूज होता है। तो लिखा जाए प्यारे बच्चों, धातुएं प्रायः, धातुएं प्रायः कठोर एवं मजबूत
होती है, परंतु कुछ धातुएं मुलायम भी होती है, क्या हुआ जी? कठोरता नहीं समझ में आता है? वाह, कठोरता लो। कुछ धातुएं मुलायम भी होती है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम को चाकू से काटा जा सकता है। सबसे मजबूत और कठोर कठोर धातु सबसे मजबूत और कठोर धातु कौन है? टाइटेनियम है। अब लिखेंगे बच्चों ध्वनि। अच्छा बताओ, अगर हथौड़े से किसी धातु को पीटा जाए तो क्या होगा? आवाज आएगा, उससे नहीं आएगा? टन या खन की आवाज आती है, तो वो कहलाता है धात्विक ध्वनि, है ना बच्चों? लिखा जाएगा धातुओं को हथौड़े से पीटने पर इसमें टन एवं खन की आवाज सुनाई देती है। आज कुछ लोग जो है साइंस का ऑब्जेक्टिव चेक करने के लिए रुक जाना, गर्ल्स और बॉयज़, ठीक है? ऑब्जेक्टिव घनत्व, धातुओं की घनत्व प्रायः उच्च होते हैं। धातुओं के घनत्व प्रायः उच्च होते हैं। अब यहाँ पे लिख देना बच्चों, एक चीज़ है स्टार पॉइंट में लिखना, खत्म हो गया इसका भौतिक गुण। स्टार पॉइंट में लिखना हल्की धातुएं, स्टार पॉइंट में लिखना। अगर पूछ दिया जाए सवाल हल्की धातुएं कौन सी होती है, ध्यान दीजिएगा, वैसी धातुएं जिनका घनत्व अन्य धातुओं से कम होता है। अन्य धातुओं से प्यारे बच्चों क्या होता है? कम होता है, हल्की धातुएं कहलाती है।
कहलाती है। जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये सब पानी में तैरने लगता है बच्चों। सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, इत्यादि में कर देंगे। हल्की धातु में किसे कहेंगे? जिसका घनत्व क्या होगा? निम्न होगा, कम हो। फर्स्ट लगे धातुओं के रासायनिक गुण चलिए, धातुओं के रासायनिक गुण नंबर 1, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। ये सब लिखना होगा। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। चलिए फटाफट करेंगे। ठीक है, तो ध्यान देंगे बच्चों कि धातुएं जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है या नहीं करती है, इसका पता कैसे करेंगे? ध्यान से सुनना। हम लोग सिंपली ऐसे समझो कि हमने ले लिया प्यारे बच्चों पानी। क्या ले लिया? पानी। एक बर्तन में ले लिया पानी को, ठीक है। और इस पानी के ऊपर हम लोग एक सोडियम धातु यानी Na को रख दिए, तो पता है क्या होगा बच्चों? ये सोडियम धातु पानी के अंदर नहीं डूबेगा। क्या होगा तब? तो पानी के ऊपर तैरते हुए ये पट 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 की आवाज़ सुनाई देगी हम लोगों को, यानी इसमें से धुआं निकलता हुआ दिखाई देगा। धुआं क्यों निकल रहा है? क्योंकि ये जलने लगता है। क्या होने लगता है? जलने लगता है। तो जलने लगा तो पटपट की आवाज़ सुनाई दी और उसमें से धुआं निकलने लगा। इसका मतलब है बच्चों जल में कौन कौन से गैस अलग अलग पाए जाएंगे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये किसके कारण जलने लगता है? ऑक्सीजन के कारण। किसके कारण? ऑक्सीजन के कारण। जब यह सोडियम धातु प्यारे बच्चों सोडियम धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो ये सोडियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है प्यारे बच्चों? सोडियम ऑक्साइड बनाता है। अब ये देखो धातुओं के ये ऑक्साइड हो गया, ये सोडियम हो गया। और बताओ, अब बताओ धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं या क्षारीय होते हैं? क्षारीय होते हैं। और अधातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि यह जो सोडियम धातु है इस जल में जैसे डालें तो ये क्या पट 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 करके जलना शुरू हो गया। तो ये किसके कारण जलने लगा? ऑक्सीजन के कारण। तो ऑक्सीजन के कारण ये जलना स्टार्ट हो गया। उसी तरह से प्यारे बच्चों अगर मैग्नीशियम को लें और मैग्नीशियम को एक रिबन आता है प्यारे बच्चों, मैग्नीशियम का रिबन आता है और उस रिबन को अगर आग से जलाया जाए तो वो जलने लगेगा। तो आग से जलने के पीछे कारण है कि वो ऑक्सीजन के कारण जलने लगेगा। सुनिए, एकदम आराम से सुनिए। मैग्नीशियम रिबन चमकदार होता है। क्या होता है? चमकदार। ये एक तरह का रिबन हो गया। इस तरह से हम लोग रिबन होता है ना, तो ये जो रिबन होता है प्यारे बच्चों ये क्या होता है? चमकदार होता है। लेकिन वायु के संपर्क में आने पर इसकी सतह काली पड़ जाती है। हाँ, इसका सतह काला हो जाता है। अब इसको आप जलाओगे ना, आग से जलाओगे तो ये नहीं जलेगा। करना क्या होगा? तो इसको अच्छे से जितना कालापन है उसको घस कर हटाना होगा, साफ करना होगा।
तो जैसे ही आप घस करके इसको साफ कर दोगे तो आपको चमक इसका दिखाई देगा, और इसी चमक के कारण अब क्या करो, जला आराम से जलेगा। तो हुआ क्या, ये वातावरण के साथ किसके साथ सहयोग कर लिया, ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो ये बन गया प्यारे बच्चों हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया 2MgO। यानी क्या बोलेंगे, क्या धातुएं ऑक्सीजन से सहयोग कर ऑक्साइड में बदल जाती है। किस में बदल जाती है, ऑक्साइड में बदल जाती है। तो चलिए पहले डिफिनेशन लिखिएगा, उसके बाद इस समीकरण को लिखना, ठीक है। एक और ये हो जाएगा, तो लिखेंगे बच्चों, लिखा जाए धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। परिवर्तित हो जाती है। चलिए उतारा जाए। अभी बोले थे धातुओं के ऑक्साइड जो है क्या होते हैं, अम्ल होते हैं, भस्म होते हैं। बोलो क्या होते हैं, भस्मी होते हैं, ठीक है। और क्षार तब कहेंगे हम लोग वह भस्म जो जल में क्या होगा, घुलनशील होगा, उसी को ना क्षार कहेंगे। इन दोनों में क्षार कौन है बताओ, ऊपर वाला है, ये क्षार होगा। क्यों होगा, ये जल के साथ अभिक्रिया कर लेगा, ये नहीं करेगा, ये जल के साथ अभिक्रिया कर लेगा, ठीक है। तो लिखा जाए यहाँ बच्चों, धातुओं के ऑक्साइड, धातुओं, ये सब सवाल पूछ दिया जाता है। धातुओं के ऑक्साइड भस्मिक होते हैं। चलिए अब आते हैं बच्चों, इसी में आता है एक गप, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है। ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, यहीं से सवाल बनता है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है। यहाँ से एक सवाल ही पूछ दिया जाता है बच्चों कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है। लिखा जाएगा बच्चों कि धातुओं के वैसे ऑक्साइड है ना, जो जिसमें अम्ल और भस्म दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, किसमें क्या क्या गुण पाए जाएंगे बोलो तो, अम्ल और भस्म। अरे उभय का मतलब क्या होता है, रे दोनों गुण होगा, याद रखना। उभय मतलब क्या, दो गुण होगा। उभयधर्मी मतलब क्या, दो गुण। ऑक्साइड जो बोलेंगे क्या, धातुओं के वैसे ऑक्साइड जिसमें अम्लीय एवं भस्मीय दोनों गुण पाए जाते हैं, वही क्या कहलाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। जैसे हो जाता है Al2O3 बॉक्साइड, जैसे हो जाता है PbO है ना लेड ऑक्साइड, जैसे हो जाता है ZnO जिंक ऑक्साइड, जैसे हो जाता है बेरियम ऑक्साइड। तो ये जो चीज़ें हैं बच्चों, इसी को कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड, जिसमें दोनों गुण पाए जाएंगे। बोलो कौन कौन सा, अम्ल और भस्म, अम्ल और भस्म, अम्ल और भस्म दोनों गुण पाए जाएंगे, उसी को क्या कहेंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड। लिखा जाएगा बच्चों धातुओं के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, MVVI कर देना। लिखो धातुओं के
वैसे ऑक्साइड जिनमें अम्लीय एवं भस्मीय दोनों गुण पाए जाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। जैसे हल्ला क्यों हो रहा है जी? Al2O3, PbO, ZnO, BeO। चल जल के साथ अभिक्रिया, चलो देखो जल के साथ अभिक्रिया। धातुएं जल के साथ भिन्न भिन्न वेग से अभिक्रिया करती है। धातुएं जल के साथ भिन्न भिन्न वेग से अभिक्रिया करती है। हल्ला नहीं करो। कुछ धातुएं ठंडे जल के साथ कुछ गर्म जल के साथ तथा कुछ भाप के साथ अभिक्रिया करती है। ठीक है। ठंडा जल, गर्म जल और भाप चलो समझिएगा बच्चों। जल के साथ अभिक्रिया का मतलब यह हुआ कि धातुएं जल के साथ भिन्न भिन्न वेग से अभिक्रिया करती है। कुछ धातुएं ठंडे जल के साथ, कुछ गर्म जल के साथ तथा कुछ भाप के साथ अभिक्रिया करती है। और लिख दो इसी में, और हमेशा यह हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। हमेशा यह कौन सा गैस उत्पन्न करेगी बच्चों? हाइड्रोजन गैस। जैसे हम लोग ले लेते हैं सोडियम 2Na+ जल के साथ अभिक्रिया, तो यह हो जाएगा 2NaOH प्लस हो जाएगा प्यारे बच्चों H2। यही है हमारा हाइड्रोजन गैस, है ना। दूसरा ले लेते हैं जैसे कैल्शियम 2H2O, तो यहाँ क्या ले लेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, प्लस हो जाएगा H2। देखो हमेशा कौन सा गैस उत्सर्जित करेगा? हाइड्रोजन गैस।
और ये जो अभिक्रिया होगा ये ठंडे जल के साथ ही कर लेगा। अच्छा बच्चों, चूना को अगर ठंडे जल में डाल दिया जाए तो क्या चूना अभिक्रिया करेगा ना? बिल्कुल करेगा, क्योंकि चूने में मुख्य मात्रा में क्या पाया जाता है? कैल्शियम। क्या पाया जाता है? और कैल्शियम किसके साथ अभिक्रिया करेगा? जल के साथ। और जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो कौन सा गैस निकालेगा? हाइड्रोजन गैस। ये बात दिमाग में रखिएगा, हाइड्रोजन गैस ठंडा गैस नहीं है, बल्कि ये गर्म गैस होती है। कैसी गैस होती है? गर्म गैस होती है। ठीक है, तो ये ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेगा। ठीक है, हमने कुछ यहाँ पर 3 गो गप लिखा, मैग्नीशियम, जिंक और लोहा। ये करेगा बच्चों भाप के साथ। किसके साथ? भाप के साथ। आपको उतना डिटेल में पढ़ना नहीं है, इतना पढ़ना है कि एग्जाम में याद रहे, नहीं तो बहुत बातें जो दिमाग से उड़ जाएगा, भूल जाएगा। तो याद रखने के लिए ये दिमाग में रखिएगा कि जल के साथ धातु जो अभिक्रिया करेगा तो इससे वो क्या, कौन सा गैस निकालेगा? हाइड्रोजन गैस। बस इतना करना। उतार लिया इतना ठो, उतार लो। चलो देखो, तीसरा लिखेंगे अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया। किसके साथ प्यारे बच्चों? हाँ, ये सब रासायनिक गुण है। अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया लिखो। धातुएं जब अम्ल के साथ, धातुएं जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। Na2HCl तो हो जाएगा यहाँ 2Na + 2HCl, तो NaCl + H2, तो Na2NaCl + H2। देखो कौन सा गैस निकाल दिया? हाइड्रोजन गैस, पहला। दूसरा अगर ले लेंगे हम लोग Zn2HCl या Mg2HCl ले लो, Mg2HCl, तो MgCl2 + H2 गैस। तो अम्ल के साथ धातुएं अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। जल के साथ भी हाइड्रोजन गैस निकालेगी और अम्ल के साथ भी हाइड्रोजन गैस निकालती है। सबसे तीव्रता से अभिक्रिया करेगा प्यारे बच्चों सोडियम, इसके बाद करेगा मैग्नीशियम, उसके बाद करेगा जिंक, उसके बाद करेगा एल्युमिनियम। कभी कभी एग्ज़ाम में ऐसे पूछ देता है कि बताएं कि कौन अम्ल के साथ सबसे तीव्रता से अभिक्रिया करेगा, तो नंबर 1 में कौन आएगा? सोडियम, उसके बाद एल्युमिनियम। इसको डिब्बा में लिख लो।
सोडियम मैग्नीशियम अल्युमिनियम होगा ना पहले, रुक जाए, यहाँ अल्युमिनियम करो और यहाँ जिंक, ठीक। घेर देना उसको, ठीक है। इसका लिखिए लेना तो इसका भी लिख लो, सोडियम मैग्नीशियम जिंक लोहा कॉपर, इसका भी लिख लेना, सोडियम मैग्नीशियम जिंक लोहा कॉपर। ऊपर वाले का जल के साथ, धातुओं का अन्य धातुओं के लवणों से अभिक्रिया, चलिए लिखा जाए, धातुओं का अन्य धातुओं के लवणों से अभिक्रिया। देखो, धातुओं का अन्य धातुओं के लवणों के साथ अभिक्रिया। सुनना ध्यान से बच्चों, हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं ये बात। जब जिंक के छोटे छोटे दानेदार जस्ता के टुकड़े को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे या जस्ता के प्लेट को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों? होगा क्या? रिएक्शन होगा। तो क्या रिएक्शन होगा? तो ZnSO4 बन जाएगा। अच्छा बताओ, यहाँ कौन धातु है? कॉपर। और ये लवण है कि नहीं है बताओ? बिल्कुल है। तो कॉपर धातु के लवण, देखो यहाँ धातुओं के क्या? लवण। धातुओं के लवण से अभिक्रिया करने पर क्या बना? तो जिंक सल्फेट और साथ ही साथ कॉपर अलग हो गया। चलिए जल्दी से बताइए, हमने पिछले बहुत पहले पढ़ाया है कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? नीला रंग का होता है। अब होता क्या है, ये जो जस्ता का प्लेट उस कॉपर सल्फेट के जल विलयन में डालेंगे ना, तो जस्ते के प्लेट पर लाल रंग का धब्बा लग जाएगा। तो वो धब्बा किसके कारण लग रहा है प्यारे बच्चों? कॉपर के कारण। तो यानी कॉपर सल्फेट से कॉपर विस्थापित हो जाएगा। विस्थापित हो गया यानी अलग हो जाएगा, और अलग होकर वो किसके साथ चिपक जाएगा? जिंक के प्लेट में चिपक जाएगा, जिसके कारण जिंक के प्लेट में रंग कैसा दिखेगा बोलो तो? लाल रंग का दिखेगा। उसके बाद दूसरा गप प्यारे बच्चों, इसी तरह से अगर हम लोहे की कांटी को, बोलो किसको? लोहे की कांटी को कॉपर सल्फेट में, कहाँ प्यारे बच्चों? कॉपर सल्फेट में, उसी तरह से विलयन में डालेंगे तो यह बन जाएगा FeSO4 और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? कॉपर निकल जाएगा। फिर से वही बात होगा, ध्यान से सुनो, फिर से वही बात। तो फिर से वही बात क्या होगा कि अब जो लोहे की कांटी का रंग था वो रंग कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। लाल किसके कारण हो रहा है? कॉपर के कारण, क्योंकि कॉपर सल्फेट से क्या निकल रहा है? कॉपर। और वो कहाँ जाकर चिपक रहा है? लोहे में। कहाँ? लोहे में। तो लिखा जाए, धातु जब अन्य धातु के अम्लों से अभिक्रिया करती है, धातुएं जब अन्य धातुओं के लवणों
से अभिक्रिया करती है तो उस लवण से धातु को विस्थापित कर देती है। विस्थापित कर देती है। जैसे जिंक को जब CuSO4 में डाला जाता है तो CuSO4 से Cu विस्थापित होकर प्लेट से चिपक जाता है। जिससे प्लेट का रंग सफ़ेद से लाल हो जाता है। चलिए Yeah.